हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी सोनी आपके साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था लॉ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ लॉ सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि लॉ सेकेंड ईयर में अपन कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें सेकेंड ईयर के दौरान पढ़ने होते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ, जो कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बोला था आपको, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट को कौन से ईयर में सेट करती है। मतलब कि जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ कि वो सेकेंड ईयर में ही हो, मे बी वो फर्स्ट ईयर में या फाइनल ईयर में भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते जानते हैं कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट है लॉ ऑफ क्राइम, सेकेंड है जूरिस्प्रूडेंस, थर्ड है द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्थ है कंपनी लॉ, फिफ्थ है पब्लिक इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट, सिक्स है लेबर लॉ, सेवन्थ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, एट्थ टैक्सेशन ऑफ लॉ। फर्स्ट है लॉ ऑफ क्राइम। इसके अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध जिसमें उसको जो दंड का प्रावधान है विधि के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध घटित किया गया हो और उसको किस प्रकार की दंड से दंडित किया जाना है, या जुर्माना देना है, या सज़ा का जो प्रारूप है वो किस प्रकार होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत, यानी इस एक्ट के अंतर्गत, समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार या गंभीर प्रकृति के जो अपने अपराध होते हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जो अपराध है उसकी जो प्रकृति होती है वो गंभीर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस। इसको अपन विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त विधि के जो सिद्धांत हैं वो सम्मिलित हैं और जो कानून बनाने का कार्य करते हैं। विधि शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्हें जूरिस्ट कहा जाता है, और विधि शास्त्र को मतलब साधारण कानून का विज्ञान भी अपन कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो इसकी 3 शाखा हैं उनके बारे में पूर्णतः वर्णन किया गया है। और इसका जो एक लॉ के अपने विद्वान हैं डायस, तो उन्होंने एक इनकी छोटी सी परिभाषा देते हुए कहा है कि विधि वेदता को सिद्धांत और जीवन प्रकाश लाने का एक शुभ अवसर है, क्योंकि यह एक सामाजिक विज्ञान के संबंध में मानव विचारों पर विचार करता है। विधि शास्त्र में हमें यह अध्ययन, शोध एवं अनुमान का बोध होता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य सामान्य व्यक्तियों के प्रश्न का उत्तर देना है कि कानून क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम जो है कानून के बारे में जानते हैं कि कानून क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, रिलेटेड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में सबसे पहला प्रश्न यह है कि संपत्ति क्या है। इसके बारे में जो बताया गया है, संपत्ति की परिभाषा, कि संपत्ति होती क्या है, कितने प्रकार की संपत्तियां होती हैं, उनके अधिकार किस किस के पास होते हैं। फिर उसके बाद में आता है संपत्ति का अंतरण, यानी कि संपत्ति का जो अंतरण है वो किस प्रकार हो सकता है, कौन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकता है, कौन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, किसके क्या दायित्व हैं अंतरण करते समय, या क्या अधिकार उसको प्राप्त हैं, और पूर्ण संपत्ति के जो अधिकार हैं या सीमित अधिकार हैं, इनके बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। फ्रेंड्स, जो संपत्ति अंतरण जो एक्ट है वो 1882 का एक्ट है, और इसके अंतर्गत संपत्ति शब्द को लागू किया गया है 1882 के एक्ट में। फ्रेंड्स, इसके बाद है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के अंतर्गत नाम से ही जाना जाता है कि कंपनी के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई किसी कंपनी को चलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं, यह उससे संबंधित है। यानी कि किसी भी कंपनी को खोलने से पहले, या उसके बंद करने की प्रक्रिया, या उसके सदस्य की संख्या, या उसके गठन,
समापन, कार्य संचालन, निदेशक, कार्यप्रणाली आदि के बारे में जो वर्णन किया जाता है वो कंपनी लॉ के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, कंपनी लॉ के अंतर्गत यह भी डिसाइड किया जाता है कि कौन से कार्य वैधानिक प्रकृति के हैं और कौन से कार्य वैधानिक प्रकृति के नहीं हैं। इसके द्वारा इसके अंतर्गत जो यह भी ध्यान रखा जाता है, यह भी नियम बनाए जाते हैं कि कौन व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति विधि के नियमों का उल्लंघन करते हुए कंपनी का कार्य संचालन करता है तो उसे विधि के विरुद्ध होने पर जो सज़ा का प्रावधान है या जुर्माने का जो प्रावधान है उससे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक, इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि किसी भी देश का अन्य किसी देश के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित होना, या अगर किसी देश के साथ में कोई विवाद है तो उसको किस तरीके से सुलझाना है, या किसी सीमाओं के लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक देश के अंतर्गत दूसरे देश से जुड़ी हुई होती हैं, किसी विवाद को लेकर या समझौते को लेकर के या फिर उनसे की हुई संधि के दौरान। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत सीमाओं का उल्लंघन करने पर, प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर और विवाद की स्थिति में यदि उस विवाद में आपसी सहमति से सुलझाने की विधि, अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणालियाँ, न्यायालय की कार्यप्रणालियाँ, और किसी भी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने पर उसका समाधान करना की प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, उसके बाद है लेबर लॉ। लेबर लॉ यानी कि श्रमिक विधि, यानी किसी भी श्रमिक के से जुड़ी हुई जो विधि है उसे हम श्रमिक विधि कहते हैं। कार्य, जैसे कि श्रमिक क्या है, श्रमिक कौन है, श्रमिक कैसे बना जाता है, श्रमिक के कार्य की दशा क्या है, कौन कौन से कार्य वो कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते, उनकी कार्य की दशा, वेतन है, उनके भत्तों के बारे में, या फिर कार्य की अवधि क्या है, उनके अवकाश, श्रमिकों के कार्यों के दौरान उनको उपलब्ध योजनाएं, सुविधाएं, और जोखिम प्रवृत्ति के कार्यों को ना करने की प्रतिशतता, और शोषण, उनके अगर किसी के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, उद्योगों में हड़ताल होने पर उसके समाधान की प्रक्रिया आदि के बारे में जो है क्या लेबर लॉ के अंतर्गत बताया गया है। लेबर लॉ में फ्रेंड्स ये भी बताया गया है कि श्रमिकों के अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या वो शोषण से ग्रस्त होते जा रहे हैं तो उसके समाधान की प्रक्रिया क्या है, उनके जिससे उनका शोषण ना हो सके। और फ्रेंड्स, जैसे सरकार के द्वारा समय समय पर चलाई जाने वाली नीतियां हैं, योजना है, जिससे उससे उनको लाभ प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि। इसके अंतर्गत प्रशासन के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, उनकी क्या शक्तियाँ उनको प्राप्त हैं, या संविधान में उनका जो है किस तरीके से बताया गया है। परंतु संविधान में जो और अध्यादेश जो इनके अंतर्गत आते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, इनके प्रशासनिक विधि के अंतर्गत इनके कार्यप्रणाली, अधिकार, दायित्व और उद्देश्य आदि के बारे में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक हितों की पूर्ति करना। प्रशासनिक कानून जो है प्रशासनिक अधिकारियों को अनुचित कार्य करने की प्रेरणा नहीं देता, ना ही जनता को लोकहित का उल्लंघन करने देता है। इसके बाद है टैक्सेशन ऑफ लॉ। टैक्सेशन ऑफ लॉ के अंतर्गत राज्य के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है, उसकी विधियों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी कंपनी पर या किसी भी वस्तु पर कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना है, ये सरकार द्वारा तय किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि महंगाई का जो दौर है वो किस तरीके से घटता बढ़ता है, यानी कि हमारी जो देश की जीडीपी है वो किस तरीके से ग्रोथ करती है और किस तरीके से वो डाउन होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैक्सेशन पर ही जो है सरकार की आय जो है वो निर्भर करती है, यानी कि अगर सरकार जो है टैक्स महंगा या सस्ता करती है तो उसी के आधार पर महंगाई भी बढ़ती या घटती है।
तो फ्रेंड्स आई होप मेरे द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गई होंगी। एंड अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए।